हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे रखे जा रहे हैं इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो देखिए, इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से समझेंगे कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के पुर्तगाली राज्य का पहला गवर्नर और साथ ही साथ वायसराय था। और इसके साथ आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी, ब्लू वाटर नीति थी, इनको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ही विकसित किया गया था। इस चीज़ को याद रखना। साथ ही साथ अगर वास्को डी गामा की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत पहुंचने वाले ये पहले पुर्तगाली थे, या फिर कह सकते हैं कि प्रथम यूरोपीय थे, ठीक है, जो कि ये भारत में आए हुए थे। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग स्थापित किया था, प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो किसने अड्डा बनाया था, पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था, ये चीज़ याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता के संस्थापक के रूप में आपको याद होगा जॉब चरनॉक, ठीक है, जॉब चरनॉक यहाँ पे, ऑप्शन बी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गठन हुई थी उस वक्त भारत के जो बादशाह थे वो अकबर थे, ठीक है, अकबर, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था और वो थे सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। तो नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध को माना जाता है कि 1746 से 48 तक हुआ था। तो इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण रहा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन एलासापल की संधि के द्वारा हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण रहा वो है सैनिक अदक्षता, ऑप्शन बी, सैनिक अदक्षता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से पढ़ेंगे कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको उत्तर जो मुगल काल है उसमें भी क्वेश्चंस कराए हुए थे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा कि उपरोक्त सभी सही है। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मोहम्मद आजम था अहमदनगर में था। मोहम्मद मुअज्जम जो था अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड यानी अफगानिस्तान में था। और जो काम्बक्स थे औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। तो ये सभी कथन सही है। किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण रहा वो सैनिक अदक्षता थी। तो सैनिक अदक्षता थी किसके कारण, किसके मतानुसार, तो विलियम अर्विन, विलियम अर्विन, ऑप्शन बी। जजाऊ का युद्ध किनके बीच हुआ था। ध्यान रखना, जजाऊ का युद्ध जो है वो उत्तराधिकारी का युद्ध था जिसमें ये युद्ध हुआ, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मुअज्जम और आजम के बीच, दो पुत्रों के बीच हुआ ये। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक जो युद्ध रहा वो किन किन के मध्य लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। आमतौर पर उन्हें हम लोग कैलिको के नाम से जानते थे, कैलिको। निम्नलिखित में आपको बताना है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, उनका सही कालक्रम क्या है। तो इसको याद रखते हैं हम लोग, सुर में बक यानी सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, ये सही क्रम होगा, ऑप्शन सी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता से निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित जो दुर्ग था उसका नाम क्या था। 1800 ईस्वी में ये बना था, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में, जिसका नाम है यहाँ पे विलियम, फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राज्य के आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था। ये आदेश पारित किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा, ऑप्शन सी, फर्रुखसियर के द्वारा। भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थीं। भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थीं क्या, एक तरह से भंडार गृह, ठीक है, भंडार गृह, ऑप्शन सी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि
कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का एक भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये कथन किसने ये टिप्पणी की थी? तो टीबी मैकाले ने। ठीक है, टीबी मैकाले ने, ऑप्शन बी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा प्राप्त होता था। एकदम वीवीआई प्रश्न ये। सर्वोत्तम जो सोरा मिलता था वो बिहार से, सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक के रूप में माना जाता है कोलबर्ट को। ठीक है, कोलबर्ट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय सेनाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? और वो थे डुप्ले। डुप्ले, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत आया हुआ था? तो अब्दुल रजाक देवराज द्वितीय के समय में आया हुआ था, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व का सिद्धांत तैयार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो पहला मुस्लिम शासक के रूप में बलबन को जाना जाता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसा का निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण कराया था महामनगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर के उपहास किया था? तो ये कहा गया था डफरिन के द्वारा, डफरिन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ये कहा गया था कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। ये किसका कथन माना जाता है? ये कथन महात्मा गांधी जी का है, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले वी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? लोकप्रिय नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, इनके लोकप्रिय नाम की बात करें तो पेरियार। ठीक है, पेरियार याद रखना है आपको, पेरियार, महान आत्मा। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह के मुखिया कौन थे? तो मुखिया थे एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी। वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? 1922 में गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? तो चित्तरंजन दास, अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास को माना जाता है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी नीति मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में ही बताया था, तो बताइए ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कह करके पुकारा। बंगाल में कर्नवालिस द्वारा प्रस्तुत स्थायी बंदोबस्त को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसे जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। निम्न में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बताइए कि निम्नलिखित में से किसने किया? तो ऑप्शन बी, सैयद हैदर राजा ने, सैयद हैदर राजा ने। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी 1837-38 माना जाता है, तो कलकत्ता में संस्थापक जो थे द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी, द्वारकानाथ टैगोर। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये खासी जनजाति के संपर्क में आया था, ऑप्शन बी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था, मोहम्मद रजा खान को। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान देना, ऑप्शन बी, शहादत खां। ठीक है, शहादत खां। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जिसने 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? फ्रांसीसी सेनापति जो कि 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ और वह काउंट लाली। ठीक है, काउंट लाली, ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मराठा। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न ये बनता है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह कौन सा युद्ध माना जाता है? तो ध्यान देना, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बक्सर का युद्ध। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों के भारत में जो प्रभुत्व है वो संस्थापित किया। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, तो राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था किसने? संस्थापित किया, स्थानांतरित किया। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो था वो मीर कासिम। ऑप्शन डी, मीर कासिम, डी को टिक करेंगे। अगला देखिए कि कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? अंतिम गवर्नर था बंगाल का अंतिम गवर्नर के रूप में। ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो देखिए यहाँ पे कहेंगे कि भारत में राष्ट्र भावना की कमी थी। कंपनी की सेना पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट, ऑप्शन बी। अपने शासन के दौरान अंग्रेज जो किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर किया जाता था? तो ध्यान दीजिएगा, चावल। ठीक है, मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। इसके साथ दो तीन पॉइंट्स और याद रखिएगा, जैसे कि बंगाल में जूट उत्पादन के लिए काफ़ी उनको मजबूर किया जाता था, असम में चाय के लिए, और संयुक्त प्रांतों में जैसे कि संयुक्त प्रांत किसे कहते थे? उत्तर प्रदेश जो होता था उसको संयुक्त प्रांत, वहाँ पे गन्ना उत्पादन के लिए काफ़ी उनको परेशान किया जाता था, मजबूर किया जाता था। और उसी तरह से पंजाब में गेहूँ, और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र जो था उसमें हम कह सकते थे महाराष्ट्र में कपास के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र में कपास के लिए। और तो ये आपको पता ही होगा, जैसे कि मैंने आपको चावल बताया, चावल आपका हो जाता है मद्रास में। अगस्त क्रांति किस क्रांति को कहा जाता था? अगस्त क्रांति किस क्रांति को कहा जाता था? तो ध्यान दीजिएगा, अगस्त क्रांति हम यहाँ पे कहेंगे जो कि हमारा बन जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी। किस सिख गुरु को इस्लाम ना कबूलने पर औरंगजेब ने सिर कटवा दिए थे? सिख गुरु ने इस्लाम ना कबूलने पर औरंगजेब ने सिर कटवा दिया था, और वो कौन थे? ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु के रूप में माने जाते हैं, गुरु तेग बहादुर जी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो रद्द की बात आती है तो रिपन ने किया था। ठीक है, रिपन ने किया था लागू, इसको लिट्टन ने किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। 1882 में रद्द कर दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि पहली महिला अध्यक्ष तेनी बेसेंट थी, तो ये पॉइंट हमारा गलत। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन हम केवल बी को टिक करेंगे, केवल 2। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? भारत में डाक टिकट शुरू करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए थे वो है आपका हैदर अली, ऑप्शन बी। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की?
इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी 1905 में? तो ध्यान रखना आपका, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे जो उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था 1905 में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनसुख लाल नज़र। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मनसुख लाल नज़र। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। डी को टिक करेंगे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। बी को टिक करेंगे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? तो इसमें से मैंने आपको बताया था कि अंबर का युद्ध 1749 में हुआ। तो 1749, पलासी 1757, वांडीवा 60 और बक्सर 64। तो सही क्रम आपका बी बन जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वह वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सबसे पहले जो आए थे उन्होंने ही अपना व्यापार को फैलाया था, तो वह पुर्तगाली। ऑप्शन डी, पुर्तगाली। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? इनको अनुमति जो मिला था वो है जहांगीर से। ठीक है, जहांगीर से। ऑप्शन बी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी जानते हैं। 56 से 63 तक ये चला था तृतीय कर्नाटक युद्ध। एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति जो हुई थी वो है आपका पेरिस के संधि के तहत। ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस के संधि के तहत। पहला एलासापल, दूसरा पांडुचेरी और तीसरा आपका ये हो जाता है। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने किया था? वेसिन की संधि 1802 में हुआ, जिसमें शामिल कौन थे? तो राइट आंसर आपका बन जाएगा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ ये समझौता किया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी को रूप में किसे माना जाता है? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन के बीच हुआ था? पहला संधि 12 अगस्त 1765, दूसरा आपका 16 अगस्त 1765। ये जो हुआ था, ध्यान देना है, ऑप्शन बी, सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था ये। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन 1765 से 72 तक चला। ऑप्शन सी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा को किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु के रूप में माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने जफरनामा को लिखा था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी। ठीक है, अर्जुन देव जी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? खालसा पंथ, तो वापस से गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट है कि सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी थे। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट है कि सिखों के चौथे गुरु रामदास जी थे। ये भी सही है। कैसे हमने याद किया कि राम 4 भाइयों में से एक थे, 4। ठीक है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन, यानी अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे, तो यहाँ पे 5वें गुरु हो जाते हैं। तो कथन सभी के सभी सही है, 1 2 3 तीनों सही है। लॉर्ड करने वाले इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी लॉर्ड करने वाले के संबंध में कौन सा कथन सही है? जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध करने वाले कोड का निर्माण कराया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीनों के तीनों पॉइंट सही, ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने। सहायक गठबंधन किसके द्वारा पेश किया गया? सहायक गठबंधन किसके द्वारा पेश किया गया?
जिस पर सबसे पहले हस्ताक्षर हैदराबाद के निज़ाम ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, इन्होंने स्टार्ट किया था सहायक गठबंधन प्रणाली। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट 75 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इसी तरह के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।